Dear students, welcome back. Yes, Jamia PG Entrance Test, IR and Area Study, जिसकी एग्जाम हुई है कल ही यानी कि 24 मई। और कई मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर क्विकली जितना जल्दी आप इसके पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज 24 घंटे के अंदर हम लोग इसको, ये 24 घंटे के आसपास इसको एनालाइज कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, और थोड़ी बहुत कट ऑफ डिस्कशन भी, जिसको बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। लेट अस बिगिन जामिया पीजी एंट्रेंस टेस्ट आईआर एंड एरिया स्टडी पेपर 2026 एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच विल बी यूजफुल फॉर ऑल द एग्जाम जहां आईआर के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि एक कंबाइंड पीजीईटी बैच चल रही है जिसमें कि जामिया सिपेट के एग्जाम हो चुके हैं और बचे हुए हैं एएमयू, सीपीजी एंड अदर्स। यदि आप एएमयू के एग्जाम को दे रहे हैं या सीपीजी या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 17 थीम वाइज मॉक्स जो अभी उसमें हैं विथ रिकॉर्डेड सेशंस, आप उसका फायदा ले सकते हैं। और स्पेसिफिक एग्जाम के लिए एक फुल लेंथ मॉक भी मिलेगी इन सब मॉक के अलावा। एंड यदि सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो लास्ट मिनट रिवीजन क्लास भी होती है। एंड लॉट ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी जिससे कि मेक और ब्रेक हो सकता है। यदि आप इन सबको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने डिटेल को भेजें, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम आईडी एंड ऑल paulsciencehelp@gmail.com पे। अब चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। पहले ही बता दें, आपको पता है कि 40 जो है इसमें 40 क्वेश्चन हैं। 40 में से हर साल ऐसा होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन ये ऐसे पूछते हैं जो सरप्राइज करते हैं स्टूडेंट को। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी भी की है उनको भी परेशानी आ सकती है। लेकिन रिमेनिंग 30-32 क्वेश्चन बहुत ही डुएबल होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। कुछ लड्डू क्वेश्चन भी होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट जो है जनरली आसान होता है, इस बार भी आसान आया है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है या नॉट डुएबल है, मैं उसमें मार्क भी करूंगा, आप काउंट कर सकते हो, उसी से कट ऑफ डिसाइड होता है। इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज लिसे फेयर मीन? लिसे फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस। ऐसी स्टेट जो इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे, मूक दर्शक बनी रहे, जिसको कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो चाहता है, मिनिमल स्टेट, उसको लिसे फेयर स्टेट कहते हैं। सो स्टेट, the state should not interfere in the detailed operation of the economy. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि इसका जस्ट उल्टा जो है डेरिज्मी होती है। डेरिज्मी का मतलब होता है जहां पे कि स्टेट इकोनॉमिक मैटर में बिल्कुल हस्तक्षेप करता है और कंट्रोल करता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे इंडिया के आजाद होने के बाद स्टेट ने किया। डेरिज्मी। When was the United Nation formally established? ये एक लड्डू क्वेश्चन है। कई इसमें लड्डू क्वेश्चन है। We all know 1945, लेकिन इससे जुड़े हुए दो इंफॉर्मेशन जरूर जानिए कि यूएन चार्टर साइन होता है 26 जून 1945 को। इंडिया जो है वन ऑफ द 50 कंट्री होता है जो उस दिन यूएन चार्टर को साइन करता है। 51st कंट्री यूएन चार्टर को साइन करने वाली और फाउंडिंग नेशन ऑफ यूएन बनती है पोलैंड, जो कि 3-4 महीने बाद अक्टूबर में साइन करती है। लेकिन यूएन चार्टर जो है वो इफेक्टिव होता है तब जबकि हर स्टेट की कंट्री अपने लॉ से उसको रेटिफाई करती है, और उसमें कुछ टाइम लगता है। और वो डेट है 24 अक्टूबर 1945, जिस दिन यूएन चार्टर लागू होता है, और उसी को हम यूएन डे के रूप में मनाते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। सहारा डिजर्ट जो है किस पार्ट में है अफ्रीका के? ये क्वेश्चन आपको हो सकता है ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग नहीं तो परेशान करे, लेकिन वैसे बहुत आसान है कि नॉर्दर्न पार्ट में सहारन सहारा डिजर्ट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हॉट डिजर्ट है। डिजर्ट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड और हॉट। सो नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से कंट्री हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वो भी कंट्री हैं जो कि भूमध्य सागर से मिले हुए हैं। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, एक कंट्री का नाम ही है वेस्टर्न सहारा, एंड सूडान एंड ट्यूनीसिया, ये सब आते हैं सहारा डेजर्ट के आसपास। यहाँ पे एक और रीजन आप जान सकते हैं कि सहारा के अगल बगल जो होते हैं, जहां सहारा शुरू होते हैं, उसको सब सहारन कंट्री भी कहते हैं, वो भी आप जान सकते हैं। साहेल और मैग्रेब जो रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन, मैग्रेब जो है नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट जो भूमध्य सागर से मिला हुआ है उसको कहते हैं, और साहेल जो है नीचे में है सहारा के। इन सबको आपको पता होना चाहिए।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड क्लासिकल रियलिज्म। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे उल्टा उल्टा लिखा हुआ, लाइक स्ट्रक्चरल रियलिज्म फोकस ऑन ह्यूमन नेचर। नो, क्लासिकल रियलिज्म ह्यूमन नेचर एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर, नॉट इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चरल रियलिज्म एक्सप्लेन outcomes through system structure, yes, while classical realism emphasizes human nature। ये बिल्कुल सही है, बाकी दो तो गलत होंगे ही। आसान क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव गेन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विथ। रिलेटिव गेन का मतलब क्या हुआ, यदि ए और बी दो एक्टर हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, यदि ये कोई भी एक, मान लो कोई कोऑपरेटिव वेंचर है, कोई वेंचर है, इसमें ए को फायदा होता है +5 यूनिट, बी को फायदा होता है +6 यूनिट। यदि रिलेटिव गेन में ए सोचेगा कि बी तो मेरा कंपटीटर है, उसको 6 यूनिट का फायदा, मुझे 5 यूनिट का केवल फायदा इस वेंचर से, इसका मतलब हमको -1 हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव गेन। हम इस वेंचर में, कोऑपरेटिव वेंचर में शामिल नहीं होंगे, तो इसको रिलेटिव गेन कहते हैं। एब्सोल्यूट गेन जो कि लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है, उसमें ए सोचेगा कि हमें तो +5 यूनिट का फायदा हुआ ना, बी को क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज रिलेटेड, रिलेटिंग टू रियलिज्म। रियलिज्म हम ऐसे ही सोचते हैं, और इसीलिए वहां कोऑपरेट करना इंटरनेशनल रिलेशन में मुश्किल होता है, जबकि एब्सोल्यूट गेन का कॉन्सेप्ट जो है वो लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। एजर्सन है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक्सेप्ट एनार्की बट आर्ग्यूज दैट कोऑपरेशन इज पॉसिबल। यस, ऐसा नहीं है कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म नहीं मानता कि एनार्किकल स्ट्रक्चर है, मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, मतलब स्टेट सॉवरेन है और सभी सॉवरेन है, इसीलिए बड़ी मुश्किल है, जंगल राज है, राइट इज माइट है, मत्स्य न्याय है। तो इंस्टीट्यूशंस रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब यही होता है, जो अभी देखिए कोऑपरेटिव वेंचर में कोई फ्री राइडिंग नहीं कर ले, सभी का हिसाब किताब रखा जाए, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। कि आपको किसी चीज को ट्रांजैक्ट करने में या किसी चीज के एक्सचेंज में जो आपको अदर कॉस्ट लगती है, जैसे कि यदि आप मान लो बाजार में जाके सामान खरीदते हो, तो केवल वो जो सामान का कॉस्ट होता है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। आप अपनी फ्यूल जलाते हो, एनर्जी, टाइम, और फिर मार्केट जाते हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपके पॉकेट मारी जा सकती है, मोबाइल चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उन सब का कॉस्ट है। और फिर आप सामान खरीदते हो, यदि वो खराब निकल गया तो फिर एक दिन और बर्बाद करो, वो सब कॉस्ट में जुड़ती है। दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो इंस्टीट्यूशन जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कॉर्पोरेशन के लिए कम करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री राइडर जो होती है, मतभेद जो होता है उसको दूर करते हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो नेसेसरी है कोऑपरेशन के लिए। तो बिल्कुल ये सही है, दोनों ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पोलरिटी का मायने क्या होता है? पोलरिटी का मतलब ये होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या दो सुपर पावर हैं, लाइक बाइपोलरिटी, या एक ही सुपर पावर है, यूनिपोलरिटी, या कई सेंटर ऑफ पावर है। सो द डिग्री ऑफ, नो, द लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सिस्टम। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलरिटी आर करेक्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो पोलरिटी सिस्टम है, लाइक बाइपोलर सिस्टम आर जनरली मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट। यहाँ पे रुक के जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए कि बाइपोलर स्टेबिलिटी का थ्योरी जो है केनेथ वॉल्ज ने दिया था, कि यदि दो ही जो है सुपर पावर हो, जैसे रसिया एंड यूएसएसआर एंड यूएसए था, तो वो बहुत स्टेबल होता है। मल्टीपोलर सिस्टम इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी इन अलायंस। कौन बोलेगा नहीं, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। यूनिपोलरिटी एलिमिनेट्स कंफ्लिक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू से। यूनिपोलरिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे निकल आते हैं जो कंफ्लिक्ट को बढ़ाते हैं। आप याद कीजिए कि 1991 से लेके और 2008 तक माना जाता है कि यूनिपोलर मोमेंट था, यूएसए जो है सोल सुपर पावर था, लेकिन क्या कन्फ्लिक्ट कम हुई? कितने उस बीच में भी कितनी लड़ाई हुई, और खुद यूएसए को जो है अलकायदा का अटैक झेलना पड़ा, आपने देखा है। सो ये गलत है। बैलेंस ऑफ पावर ऑपरेट्स ओनली इन मल्टीपोलर सिस्टम। नो, बैलेंस ऑफ पावर हर जगह ऑपरेट करता है, इवन यूनिपोलर सिस्टम में भी जो है तुरंत उसका काउंटर बैलेंस ऑफ पावर निकल आता है और सिस्टम मल्टीपोलर हो जाता है। बहुत दिन तक यूनिपोलर नहीं रह पाता है। इसका मतलब 1 और 2 ही मेरे हिसाब से सही है, वैसे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, और इस पे विचार कर लीजिएगा। यहाँ पे एक दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, यदि यूनिपोलर हो, एक ही हेजोमन हो, तो उस पे थ्योरी दिया था रॉबर्ट गिल्पिन एंड अदर्स ने, इसको कहते हैं हेजोमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, कि एक यदि केवल हेजोमन हो तो भी बहुत स्टेबल होती है। चार्ल्स गॉथ हैमर ने जो है दिया था कॉन्सेप्ट यूनिपोलर मोमेंट का, जो 1991 से 2001 तक 2008 तक चला,
और उसको काटा था क्रिस्टोफर लैंग ने, जिन्होंने कहा था यूनिपोलर इल्यूजन है। द मोमेंट यूनिपोलर आती है तुरंत उसके अगेंस्ट में काउंटर बैलेंस ऑफ पावर शुरू हो जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कोवेनेंट्स। तो जिनेवा कन्वेंशन, जिसको फोर जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं, वॉर में ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म के लिए, मेनी अदर इस टाइप के ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, उसको इंडिया ने साइन किया है। केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी साइन किया है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन भी साइन किया है, सेडाओ। लेकिन रिफ्यूजी कन्वेंशन हम लोगों ने नहीं साइन किया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जरा सा देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो है सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी हुई। कल देखिए जेएमआई का भी होता है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट मिलता जुलता, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये बहुत आसान है क्योंकि बहुत वेल नोन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। यहाँ पे देखो क्या है, 5 कन्वेंशन है और आपको चुनने हैं 5। देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, आप बोलोगे कभी सुना ही नहीं है। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, नहीं सुना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली, जिनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन द टाइम ऑफ वॉर। ये जो फोर्थ है, ये वही जिनेवा कन्वेंशन का पार्ट है, वन ऑफ द फोर। तो ये तो इंडिया ने जरूर साइन किया है। यदि ये साइन किया, इसका मतलब 4 नहीं हो सकता है क्योंकि नॉट है। तो 4 4 4, और इसके चलते 1 और 2 सही होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने ये भी मुझे बताया, मैंने अभी तक पूरा चेक नहीं किया, कि कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस इंडिया ने नहीं साइन किया। तो फिर क्या होगा? फिर तो ये भी जो है, सॉरी, ये इंडिया ने साइन किया है। तो फिर तो इसमें जो ऑप्शन सही आ रहा है 1 2 नहीं हो करके 1 2 5 आना चाहिए। तो अब इस पे मैं क्वेश्चन मार्क मैंने किया, यहाँ भी कर रहा हूँ, और आप और चेक कर लो। लेकिन मैं क्यों इस बात के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आपको अपना एनवेलप जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। यही इसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको और ज्यादा डीपर जो है प्रिपरेशन के टाइम में टाइप करना होगा कि कौन कौन से कन्वेंशन एग्रीमेंट इंडिया ने साइन नहीं किए। एक दो से केवल नहीं चलेगा। बहुत वेल नोन है ये जो है, रिफ्यूजी कन्वेंशन है, सीटीबीटी है, एनपीटी है, रोम स्टैट्यूट, ये सब बहुत ही नोन है। लेकिन दीज आर वेरी अननोन, कि हमने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन साइन किया है, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर नहीं साइन किया। ये सब जो है मतलब बहुत ही वेल नोन नहीं है। अब ये इसमें अब ये साइन किया है कन्वेंशन और डिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, ये भी हम पता नहीं, यदि ये किया है तो फिर ये क्वेश्चन भी इनवैलिड हो सकता है। सो गौर कीजिए कि आपको कैसे अपने लेवल को बढ़ाना है यदि आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे दिशा रवि के बारे में बात की गई है, ये अगली जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे गलती से रह गया है। तो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बैक नहीं आ सकते इस तरह के फ्लो वाले वीडियो में। दिशा रवि एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी बेंगलुरु की, जो 2021 में जिसको पुलिस ने पकड़ा था, पूरे कंट्री में काफी तहलका मचा था। उसको सुप्रीम कोर्ट से बेल दिया गया था। उसका अपराध इतना ही था कि वो गीता थर्नबर्ग के साथ में, ग्रेटा थर्नबर्ग के साथ में वो एक मुहिम में जुड़ी हुई, जिसका नाम था FFF, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। और वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है फाउंडेशन है, और उसमें उन्होंने जो सपोर्ट कर दिया था किसान आंदोलन को, और उसने अपने सॉफ्टवेयर ज्ञान का यूज करते हुए एक प्रोटेस्ट टूल किट बनाया था कि ये सब प्रोटेस्ट में करे। सरकार ने उसको एंटी नेशनल मानते हुए गिरफ्तार कर लिया और उस पर काफी हंगामा हुआ था। क्वेश्चन जो आगे आप देखोगे वो पूछा गया था कि ये जो FFF है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, इससे कौन एक एक्टिविस्ट जुड़ी हुई है। जिस क्वेश्चन के बारे में कह रहा था वो यही है, FFF मूवमेंट से कौन जुड़ी हुई है। वी ऑल शुड नो कि ग्रेटा थर्नबर्ग, जो कि स्वीडन की है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो गजा पहुंच जाती हैं रिलीफ लेकर के, फोर्टिला शिप लेकर के, और जहां जहां भी क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट या मार्जिनलाइज लोगों को हेल्प करने की होती है, वो कूट के खड़ी हो जाती हैं। पूरी दुनिया ग्रेटा थनबर्ग को जानती है। 11 नंबर देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2720 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये एक पहला क्वेश्चन है जो आपको बम्प कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने गेस किया, मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2720 बहुत रिसेंट होगा, क्योंकि वी ऑल नो कि 1325 जो है वुमेन इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे नंबर भी जो है यूएनएससी रिजोल्यूशन का बढ़ता है। तो इस सब के आपको पता है कि टेररिज्म पे 12 समथिंग 70 करके है। अभी अब तो मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ।
आप समझो, और ये सब दसों साल पहले आई है, 10, 12, 15 साल पहले। तो इसका मतलब है कि अभी काफी बढ़ गई होगी। तो ये सब बहुत पुराना है। दिस डार्फुर रवांडा 1994 में होता है। तो इसका मतलब है एक ही इसमें से रिसेंट है जो 2720 से मैच करेगा, और ये है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गजा, और यही सही है। तो ये पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डी में मार्क कर रहा हूं। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडीज। ये क्वेश्चन एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बिकॉज वी नो कि G20 में हम पार्ट हैं, ब्रिक्स के हैं, सार्क के हैं। तो एक ही बचता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसमें चाइना ने हमें अटकाया हुआ है, वो हमें होने नहीं दे रहा है। ये न्यूक्लियर जो मटेरियल है जिससे कि न्यूक्लियर पीस के लिए भी यूज होता है, उसकी एक क्लोज सप्लायर ग्रुप है। ये ओपन नहीं है मेंबरशिप, इसमें इंडिया को मेंबरशिप नहीं दिया गया है। यूएनएससी रिजोल्यूशन 2720 के बारे में पढ़ लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, हु रोट द बुक 12 फेमिनिस्ट लेसन्स ऑफ वॉर। अब ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट है, ये दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये जो है इसको लिखने वाली है सिंथिया एनलॉय, जो लिखती हैं बनाना बीचेज एंड बेसेस। इसके अलावा मैनूवर भी लिखती हैं कई कई बुक के लिए। इनफैक्ट सिंथिया एनलो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आईआर में, फेमिनिस्ट में। तो आप यदि एक का गेस करना हो, यहाँ पे जे आन टिकनर भी दिखती हैं, जो सबसे बड़ी थिंकर हैं, जिन्होंने मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट किया था। और कार्ल कोहेन भी जो है काफी लिखती रही हैं। वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन, विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ यूरेनियम। ये वही कंट्री है जहां की बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस मिलता है। जो सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। ये भी डिफिकल्ट नंबर 3 है। अब डिफिकल्ट डिफिकल्ट आना शुरू हो गए हैं। विच सेंट्रल एशियन कंट्री इज डबल लैंडलॉक। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये जामिया ने पहले भी पूछा हुआ है, मैंने इसको एनालाइज भी किया है, सब लोगों ने गेस भी किया था। डबल लैंडलॉक का क्या मतलब होता है? आप उज्बेकिस्तान को देखो, ये जिन कंट्री से घिरी हुई है वो खुद लैंडलॉक्ड है। इसको डबल लैंडलॉक कहते हैं। जैसे आप देखोगे नेपाल है, नेपाल इंडिया से एक तरफ घिरा हुआ है, लेकिन इंडिया लैंडलॉक नहीं है, इसलिए नेपाल डबल लैंडलॉक नहीं है। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक है। उज्बेकिस्तान, वेरी फेमस क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एरिया स्टडी? लड्डू क्वेश्चन। आप कभी इसको गलत कर ही नहीं सकते हो। स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन लाइक साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप। दीज आर द एरिया स्टडी। वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां की पॉलिटी कैसी है, वहां के इवेंट कैसे है, वहां की इलेक्शन सिस्टम क्या है, दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है, एरिया स्टडी। नेम द नैनो सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस बाय बांग्लादेश, अनदर डिफिकल्ट। लेकिन ये कई बार ये चर्चा में आई है, BRAC-1 नेशा। इसके बारे में जो है BRAC-1 नेशा के बारे में पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। द जैप्टिस्टा मूवमेंट बहुत पॉपुलर है, कई जगह इन्वायरमेंटल और एबोरिजिनल के राइट्स के संदर्भ में इसको पूछा जाता है। ये मैक्सिको में हुआ था। एक रिवोल्यूशनरी एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट था इंडिजिनस पीपल का। और वो नाफ्टा जब साइन हुआ था तो उसको आशंका थी कि ये कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेटिव जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें हमारी जो नेचुरल राइट है, फॉरेस्ट राइट है, उन सब का हनन होगा। जैप्टिस्टा, मैक्सिको। सेक्यूरिटाइजेशन थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, क्योंकि सिक्योरिटी को एक ह्यूमन सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से देखने वाले थिंकर बैरी बुजॉन हैं, जो कि कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी के संस्थापक हैं। वो जैप डेवल्ड एंड ओले वेवर के साथ मिलकर के उन्होंने बुक लिखा था, सिक्योरिटी ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, 1997 में। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से ये जो है काम करते हैं। मतलब कि सिक्योरिटी जो है कोई गिवन या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। आप जैसे सिक्योरिटी को फ्रेम करो थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू स्पीच, और जो लोग मान ले वही सिक्योरिटी कंसर्न है। आपको एग्जांपल देता हूं। अभी देखिए, इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सनल है, पाकिस्तान के पास है, ये यूएसए को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं लगता है, ऑब्जेक्टिवली तो है। लेकिन ईरान के पास है भी नहीं, तब भी वो उससे लड़ रहा है कि तुमको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। बिकॉज उसको उसका अपना परसेप्शन है, उसकी अपनी सोशल कंस्ट्रक्शन है कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए, ये हमारे सिक्योरिटी का थ्रेट है। दैट इज कॉल्ड, एकदम सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि कैसे सिक्योरिटी जो है एक सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न, ना कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। कोपेनहेगन स्कूल। बैरी बुजा, हु इज द फर्स्ट इंडियन थिंकर हु पुश्ड फॉर ए मैरीटाइम कॉन्शियसनेस इन इंडिया? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कई स्टूडेंट जानते हैं, मैंने कई स्टूडेंट से बात भी किया, KM पनिकर।
जिन्होंने दो बुक जो लिखा था वो देखिए क्या है, इंडिया एंड द इंडियन ओशन 1945 में, एंड स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन ओशन 1944 में। ये दोनों बुक साबित करते हैं कि कितना डीपली जो है वो मैरीटाइम कॉन्शियसनेस पे उन्होंने काम किया था, के एम पानीकर। द टर्म सेंट्रल एशिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड इन 1826। ये एक स्टार क्वेश्चन इस मायने में है कि ये आगे आने वाले कई कई एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है जूलियन क्लैपरॉथ। अब बस आप जान लीजिए तो जान लीजिए, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड किसने क्वाइन किया था, ये तो आगे क्वेश्चन भी है। विच सेंट्रल एशियन रिवर डिपॉजिट इट्स वाटर इनटू द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है बिल्कुल नॉर्थ में है। यहाँ पे आप गेस कर सकते थे क्योंकि सुर दरिया, अमू दरिया जो है वो तो नॉर्थ की तरफ जाती नहीं, वो मेन सेंट्रल लैंड जो है उससे बहती है। मुझे लगता है ये सब अरल सी या कैस्पियन सी में जाके मिलती है, सुर दरिया, अमू दरिया। तो इसका मतलब कि यही दो हो सकता है और ये इसका सही आंसर है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि 50-50 गेम तो आपको खेल सकते हैं। यहाँ पे आइटिस रिवर के बारे में कुछ कहा गया है कि किसके साथ मिलकर के वो कहाँ पे वो ड्रेन करती है, पढ़ लीजिएगा। द टर्म थर्ड वर्ल्ड इज क्वाइंड बाय, ये मैं कह रहा था कि अल्फ्रेड स्वावे यहाँ दिखते हैं, जो कि अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो गया है, लेकिन सेंट्रल एशिया किसने किया ये फेमस क्वेश्चन नहीं है। द कंसर्ट ऑफ यूरोप बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि वाटरलू के मैदान में जब नेपोलियन हार गए थे उसके बाद 1815 में एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो है एक कंसर्ट ऑफ यूरोप मल्टीपोलर वर्ल्ड था, और उसमें 5 पावर मिल करके, जो 5 पावर थे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रूसिया, रसिया एंड यूके। आज के डेट में देखें तो ऑस्ट्रिया कुछ भी नहीं है, फ्रांस अभी भी एक अच्छा खासा पावर यूरोप का है, प्रूसिया मतलब जर्मनी बहुत सुपर पावर है, रसिया अभी भी सुपर पावर है, और यूके जो है एक गुजरा हुआ सुपर पावर अभी भी है। तो इन लोगों ने मिल करके एक बैलेंस ऑफ पावर बनाया था जिसने 100 सालों तक यूरोप में शांति रखी, तो 1815 में कंसर्ट ऑफ यूरोप बना था। हेडक्वार्टर जो है जीसीसी कहाँ है ये पूछा जा रहा था। हेडक्वार्टर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लोकेटेड एट, ये क्वेश्चन एकदम एक्सपेक्टेड था, मैंने कहा भी था स्टूडेंट को कि ये पूछा जाएगा। उसका कारण यह है कि अभी ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एकदम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि उसके जो 6 कंट्री हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया एंड यूएई, वही मेन फायरिंग लाइन में आ गए ईरान के। तो उनका काफी ज्यादा जिक्र हुआ, और उसकी जो हेडक्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरबिया में है। द कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स, CELAC वाज फाउंडेड इन। इस क्वेश्चन को शायद आपको चैलेंज करना चाहिए, मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो है मुझे भी याद नहीं था, लेकिन ये 2010 में जो है इसकी घोषणा हुई थी और 2011 से ये ऑपरेटिव हुआ है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इनवैलिड क्वेश्चन लगता है, आप इसको चैलेंज करें और रिसर्च करके। सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस इज लिंक टू, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है। वी ऑल नो डेविड ईस्टन इज द फादर ऑफ द सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। यदि आईआर में इन्होंने पूछा होता तो मॉर्टन कापलान जो है वो सिस्टम अप्रोच के फादर है आईआर में। मंडल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएटेड विद, ये सब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि मंडला थ्योरी जो है वो कौटिल्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सप्तंगा थ्योरी भी दिया है। को याद है ना, सर्किल ऑफ किंग्स एंड किंगडम, विजुगुसी के चारों तरफ। द इंग्लिश स्कूल कॉन्सेप्ट, इंग्लिश स्कूल जो है रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच की एक स्कूल है, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं। वो इंप्लाई करता है सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, ए सिस्टम वेयर स्टेट शेयर नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस डिस्पाइट अनार्की। मतलब एक सोसाइटी की तरफ बिहेव करते हैं कि अलग अलग होते हुए भी हम सोशल नॉर्म को मानते हैं, जिससे एक लगभग हम ठीक ठाक से रह पाते हैं सोसाइटी में। इसी तरह इंटरनेशनल सोसाइटी भी नॉर्म और इंस्टीट्यूशंस और एक कॉमन, जिसको आप कह सकते हो सिस्टम, जो जो सबके भले के लिए, उसको सब मानते हैं। इंग्लिश स्कूल, हैडली बुल। 30 देखो, सेक्युरिटाइजेशन रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव थ्रेट। अगेन वो उसी पे लौट के जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है सेक्युरिटाइजेशन का, उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं। आपने देखा ना, ऑब्जेक्टिवली तो ईरान के पास में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के पास है, लेकिन यूएसए को यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ईरान में है। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव थ्रेट। तो ये गलत है। इसका मतलब देखो क्या है, अब यहाँ एक टिप्स बताता हूँ। एजर्सन यदि गलत हो गई तो इसका मतलब आप इसको पढ़ने की भी जरूरत है, मत पढ़ो। इसका मतलब ये दो ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में करेक्ट है, इसमें से एक ही करेक्ट है। ए करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। अब ए इनकरेक्ट हो गया तो सीधा डी होगा। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब आर इज करेक्ट बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शन। आर को देखो, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीच एक्ट एंड ऑडियंस एक्सेप्टेंस। डिस्कोर्स है, ये कंस्ट्रक्शन है।
सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन डिस्कोर्स। अब यहाँ पे थ्योरिस्ट को मैच करना है उनके कोर आइडिया से। केनेथ वॉल्ज वी ऑल नो, ये जो है नियो लिबरल स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अलेक्जेंडर वेंट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनार्की, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। रॉबर्ट कोहेन जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दिया है, जो नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के संस्थापक हैं, along with जोसेफ नेई एंड हांस मर्गनथाउ जो क्लासिकल रियलिज्म के फादर हैं। आप मैच कर लीजिएगा इजी। Which of the following correctly captures India's balancing behavior vis-a-vis China? अब देखो, इंडिया को चाइना से प्रॉब्लम है बॉर्डर को लेकर के, लेकिन कई जगह पे हम साथ देखते हैं। हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। डेवलपिंग कंट्री का आवाज दोनों उठाते हैं। G20 में साथ दिखते हैं, एससीओ में और ब्रिक्स में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या करेक्टली? पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, ये हम बैलेंस करते हैं, हम लोग शामिल होते हैं, कभी क्वाड में कभी एससीओ में। तो ये नीति हम अपनाते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। कंप्लीट इकोनॉमिक डिसएंगेजमेंट हमने नहीं किया है, नहीं तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कैसे होता। कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमने रखा है, लगातार हम बात करते रहते हैं। और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को हमने प्राइमरी स्ट्रेटजी नहीं माना है। नहीं लड़ेंगे, हम डिप्लोमेटिक एंगेज करेंगे और कंटिन्यूअस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सो 1 and 3 इज द बेस्ट ऑप्शन। India's contemporary foreign policy is best described as, जहां भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हो, मल्टी अलाइनमेंट हो, वहां टिक मारो। सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट। द नोशन ऑफ जस्ट वॉर इज इवॉल्व बाय, कई कई थिंकर ने जस्ट वॉर पे काम किया है। जस्ट वॉर एक इथिकल मोरल थ्योरी है कि वॉर करने का राइट आपको कब है, किस कंडीशन में आप वॉर कर सकते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि वॉर जो है, जैसे अभी अमेरिका ने किया ईरान से, वो अनजस्ट वॉर है। क्यों? क्योंकि आपको सफिशिएंट रीजन नहीं था। आपको रीजन कब चाहिए? जैसे आप कह सकते हो कि जब इजराइल ने गजा पे अटैक किया हमास पे, तो वो जस्ट वॉर था, उनके लोगों को मारा गया था टेररिस्ट एक्ट में, तो जस्ट वॉर था। वैसे उन्होंने वॉर में जो चीज किया वो अनजस्ट था। आप 70,000 सिविलियन को मार दो, बच्चों को मार दो, वो अनजस्ट था, लेकिन वॉर करने का कारण सही था। तो जस्ट वॉर का मतलब ये होता है कि क्या वॉर आप सही कारण से कर रहे हो, और दूसरा कि वॉर जब कर रहे हो तो क्या आप जस्ट तरीके से लड़ रहे हो। क्या आप बच्चों, निहत्थे, औरतों, सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, जो यूएस ने किया। जैसा ईरान में माना जाता है कि 176 बच्चियों को मार दिया गया फर्स्ट फ्यू मिनट्स के ही वॉर में। तो वो तो अनजस्ट वॉर है, और वॉर में भी अनजस्ट किया गया। तो थॉमस एक्विना वन ऑफ द थिंकर जिन्होंने जस्ट वॉर पे जो है काम किया है। इसमें जो जस्ट इन बेलो एंड जस्ट इन एड बेलम जो है वो देख लेना, लैटिन वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करो, वही है राइट टू वॉर एंड राइट इन वॉर। स्काइज पिकॉट एग्रीमेंट, ये बहुत ही फेमस, ये दो जेंटलमैन के फर्स्ट नेम से लिया गया है। इसमें से एक जो है ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्क स्काइस, और एक फ्रांस को। और ये जब क्या हो रहा था ना कि ओटोमन एम्पायर जो है वो टर्की इस्तांबुल से रूल करता था, आधा यूरोप और इधर पूरा वेस्ट एशिया उसके कब्जे में था, टर्क सुल्तान। लेकिन वो इतना कमजोर हो गया था, सिक मैन ऑफ यूरोप उसको कहते थे, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हार गया। तो ये हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में कि ऑटोमन एम्पायर का जो ये पूरा राज पाट है उसको कैसे बांटा जाएगा एलाइड पावर में। तो इस पर जो है स्काइज बैकॉट बाइकॉट एग्रीमेंट हुई थी 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट। विच सेंट्रल एशियन कंट्री इज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया, ये आप गेस कर सकते हो, आपने गौर से, क्योंकि आप जरूर देखा होगा जब एरिया स्टडी आपको करना है तो मैप को देखोगे, उस मैप में आपको जो ताजिकिस्तान है सबसे छोटा नजर आएगा, कजाकिस्तान सबसे बड़ा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिचर्ड ऑफ द अर्थ? रिचर्ड ऑफ द अर्थ जो है बहुत ही फेमस बुक है, फ्रेंच फैनन, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट, जो कि साइको एनालिस्ट भी थे। एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके उन्होंने कॉलोनियलिज्म का जो कल्चरल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कॉलोनियल पीपल पे, उसको उन्होंने एनालाइज किया है। रिच ऑफ द अर्थ मतलब कि वो पीपल जिनकी की सब कुछ छीन ले गया, आइडेंटिटी, कल्चर सब छीन लिया गया है, फ्रेंच फैनन। इनकी जो अदर बुक है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, द डाइंग कोलोनियलिज्म एंड टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन। 38 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी। अगेन तीसरी बार ह्यूमन सिक्योरिटी घूम के आ रहा है। इट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट, बिल्कुल सही है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इट प्लेसेस द स्टेट एज द प्राइमरी रेफरेंट ऑब्जेक्ट, जस्ट उल्टा। इट डज नॉट प्लेस द स्टेट एज द प्राइमरी रेफरेंट ऑब्जेक्ट। प्राइमरी रेफरेंट मतलब किसके रेफरेंस में सिक्योरिटी देखते हैं, वो पीपुल है, ह्यूमन है, ना कि स्टेट।
तो 2 को हटा दो, 2 2 2, इसका मतलब आंसर मिल गया 1 3 4। इसका मतलब 3 भी सही होगा, 4 भी सही होगा। अब आप पढ़ ही देता हूं, चलो। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। क्लाइमेट चेंज भी सिक्योरिटी थ्रेट है, पैंडेमिक भी सिक्योरिटी थ्रेट है। इट इमर्ज प्रोमिनेंटली आफ्टर द कोल्ड वॉर। ये कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के बाद आई। 1994 में यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी उससे उभर के आई ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। Which among the following women headed the government of their respective countries? में कुछ नेम आपको जो है अननोन लग सकते हैं। लिज ट्रस तो यूके में कुछ समय तक रही थी, जिसके बाद की ऋषि सुनक बने थे। दीना बॉलराइट जो है वो पेरू की बनी थी प्रेसिडेंट, तो ये भी जो है बहुत लोग जानते थे। लेकिन हरिनी अमारा सुरिया ये जो है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी, ये बहुत कम लोग जानते हैं जो नई गवर्नमेंट में। और सामिया सुलूहू हसन, ये तो हेड ऑफ द स्टेट है, तो गवर्नमेंट नहीं है, तो एक उस तरीके से तो ये इसको आप अलग कर सकते हो। तो 1 2 3 वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन नेपाल? अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आप गेस कर सकते हो कि नेपाल इतना छोटा स्टेट है तो उसमें कितने जो है वो प्रोविंसेस होंगे। एक फेडरल स्टेट है, याद रखना। 7 होते हैं, मैंने गेस किया और सही है। यहाँ पढ़ लो, कोसी, मधेसी, बागमती, गंडकी सब रिवर के नाम पे है। लुम्बिनी अगेन रिवर, कर्नाली एंड सुदर पश्चिम, सुदूर पश्चिम प्रोविंस, मतलब एकदम वेस्टर्न साइड में। तो ये रिवर के नेम पे 7 प्रोविंस है। तो डियर स्टूडेंट, चलो सब्जेक्टिव देखते हैं, तब थोड़ी कट ऑफ बात करते हैं। सब्जेक्टिव मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इट विल मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग। आपको केवल ये बताने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 8 में से 4 क्वेश्चन लेने होते हैं, आपको 200 वर्ड में लिखने होते हैं, जो कि आप 5 से 10 मिनट में लिख सकते हो, एक पेज में। दैट्स ऑल, इतने ही आपको लिखना होता है और कुछ नहीं। डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म विद एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मैं केवल थीम दे रहा हूँ, पूरा नहीं है क्योंकि मेमोरी रिकॉर्ड है। वो पेपर छीन लेते हैं, वो बच्चों को पता नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाई है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाया है, सप्लाई चेन को इंटीग्रेट किया है, कई जगह खुशहाली आई है, इनकम बढ़ी है। लेकिन सबसे जो दुखद इसका रहा है कि इनकम डिस्पैरिटी वर्ल्ड में बढ़ी है। लोगों के बीच में, कंट्री कंट्री के बीच में, और नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कंज्यूमरिज्म बढ़ी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और कैपिटलिज्म का पूरे वर्ल्ड में प्रादुर्भाव या कह लो जो छा जाना वो हुआ है। शॉर्ट नोट ऑन इंडिया चाइना रिलेशन, कितने तरीके से इस ऑब्जेक्टिव में भी आपको हिंट मिलता है कि कैसे कैसे हम इंगेज करते हैं। इनफैक्ट उसी 4 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दो तो इंडिया चाइना रिलेशन के कई डायमेंशन निकल आते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, अभी आपने देखा कि एक क्वेश्चन भी था कि मल्टी अलाइनमेंट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसी को एक्सप्लेन कर दो तो यहाँ पे बन जाएगी। हाउ हैज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी हैज चेंज? 3 क्वेश्चन है, इनफैक्ट उस 3 क्वेश्चन पे ही बिल्ड कर सकते हो। सिक्योरिटी यूएनडीपी के 1994 के रिपोर्ट से जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो स्टेट रेफरेंट थी वो निकल करके वो हट के आती है ह्यूमन सिक्योरिटी से, जहाँ की स्टेट के बॉर्डर की केवल सुरक्षा नहीं है, बल्कि पीपल सुरक्षित हैं स्टेट में भी कि नहीं, उसकी कॉन्सेप्ट आती है। उसके लिए जो है एक कोपेनहेगन स्कूल जो बैरी बुजन की आती है वो आती है, आपने क्वेश्चन में देखा। इनफैक्ट वो तीनों क्वेश्चन को आप मिला दो तो ये पूरी मिल जाएगी कि कैसे जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डिफरेंट है। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी एंड आल्सो डिस्कस देयर लिमिट। अभी जो है जो हुआ यूक्रेन और रसिया वॉर में, और फिर गजा वॉर में, और फिर ईरान इसराइल, और पूरी तरीके से यूएन और जितनी पीस की जो इंस्टीट्यूशंस थे, रेजिम थे, उसका सच जो है खुल के सामने आ गया। बहुत दुखद है कि यूएन ऑलमोस्ट जो है वो एक मृत प्राय है, मतलब एक तरह से मरी हुई है, एक तरह से डाइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी पे आपको लिखना है। हाउ स्टडी ऑफ ग्लोबल साउथ इज रीशेपिंग द डिस्कोर्स ऑन एरिया स्टडी, मतलब ग्लोबल साउथ जो है वो एक एरिया नहीं है। प्रॉब्लम है कि एरिया स्टडी में आप साउथ अमेरिका का कर लो, साउथ एशिया कर लो, वेस्ट एशिया कर लो, लेकिन क्या करोगे ग्लोबल साउथ का, जो कि एक पूरा मल्टीपल एरिया है, लेकिन उसकी कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इकोनॉमिक इशू है, कॉमन इन्वायरमेंटल इशू है। इसलिए वो एक नया जो है एक रीशेप करता है डिस्कोर्स ऑन एरिया स्टडी, मल्टीपल एरिया को मिला करके एक तरह की प्रॉब्लम, साउथ, ग्लोबल साउथ। एंड डिस्कस द न्यू ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया। आपको याद होना चाहिए यदि आपने आईआर अच्छे से पढ़ा है कि ग्रेट गेम जो है 19th सेंचुरी में रसिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में सेंट्रल एशिया को लेके होता था। मान लो ये सेंट्रल एशिया है,
इधर जो है रसिया का पूरा एम्पायर होता था, और इस तरफ जो है ब्रिटिश एम्पायर जिसमें इंडिया भी आता था, और इसको जो है बफर जोन रखा गया था। अब जो सेंट्रल एशिया है वो तेल गैस का अकूत भंडार है। वहाँ बहुत सारे और रेयर अर्थ मिनरल मिनरल मिलते हैं, गेहूं जौ बार्ली ये सब मिलती है, मक्का। तो उसको, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है यूरेशिया के लिए, यूरोप जाने के लिए, साउथ एशिया को यूरेशिया से जोड़ता है। पाइपलाइन एंड ऑल उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट से जैसे चाहबार और ग्वादर से वो कनेक्टेड है, तो गेटवे टाइप का है। तो इस पर जो ग्रेट गेम मतलब क्या है कि अब इस समय में 21st सेंचुरी में मल्टीपल पावर जो है उस पे अपना आधिपत्य के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज द ग्रेट गेम। जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है वो है रसिया, जो उस समय भी था, वो अपना उसको नियर अब्रोड कहता है, सोचता है कि ये तो हमारा एक समय रिपब्लिक था, और उसको पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चाइना जो नया उभरता हुआ सुपर पावर है, बीआरआई के थ्रू एंड लोन दे करके और वहां इन्वेस्टमेंट करके उसको अपनी तरफ ल्यूर करता है। एंड इसमें यूएसए भी शामिल हो गया है ऑफ लेट, और भी पावर जो मिडिल पावर लाइक इंडिया एंड मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, ईरान जैसे। सो दिस इज द न्यू ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया। अब आओ कट ऑफ पे। आपको लगता होगा कि सर कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि कितना होगा। थोड़ी बहुत मैं बता सकता हूँ, पिछली बार का यदि कट ऑफ देखे तो 57 सबके आसपास जाती है। उसका कारण यह है कि अभी आपने जो क्वेश्चन देखा ऑब्जेक्टिव, उसमें 40 में 30 प्लस बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। और इसमें जो है आपको क्या होती है कि इसमें टोटल मार्क्स 60 है, लेकिन आपको ये कभी भी 30 से अधिक देने वाले नहीं है, मतलब 50% मार्क्स से अधिक आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 200 वर्ड में कोई क्या ही लिख सकता है। और इतनी हड़बड़ी में लिखनी है आपको 55 मिनट में कि आप कुछ भी ठीक से लिखोगे नहीं, बस थोड़ा बहुत लिख दोगे। तो आपको 25 से 30 नंबर ही देंगे जाने वाले। इसका मतलब है कि जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसको 25 to 30 जो है मार्क्स मिलेगा सब्जेक्टिव में। इसका मतलब कि 55 से लेके 60 तक जो है, जो बच्चे लाएंगे वही कंप्लीट करेंगे। यही मेरी गेस है। वैसे इस पे बहुत ज्यादा बैंक मत करना। सो कट ऑफ फॉर जनरल आप छोड़ दो, बाकी रिजर्वेशन 55 to 60 के बीच में रहेगा। सो थैंक यू। अब तो आगे मैं आपको एक रिचुअलिस्टिक थैंक यू दूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। आई होप आपने इसको एंजॉय किया। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप जामिया की आईआर, जैसा मैंने बताया, यदि आप दे रहे हैं एरिया आईआर एंड एरिया स्टडी, तो आपके चांस बूस्ट हो सकते हैं। 15 डेज क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। तो आप एएमयू दे रहे हैं, सीपीजी या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तो अभी भी आपके लिए चांस है कंबाइंड पीजीईटी बैच ज्वाइन करने का, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्स मिलेंगे मॉक के अलावा जो आपके चांसेस को बूस्ट करेंगे। यदि आप यूजीसी नेट की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जून बैच, तो दो उसमें सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, पॉल साइंस और आईआर एंड इंडिया स्टडी। रजिस्टर करने के लिए अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं पॉल साइंस हेल्प से, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने जो संदेह है उसको मिटा सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह काउंसलिंग एक दो लाइन में दे दी जाए तो आप जरूर मेल करें। paulsciencehelp.in वेबसाइट है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम @paulsciencehelp है, और ट्विटर @paulsciencehelp। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड लक।